दरबा के झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले को 4 साल बीत चुके हैं। घटना का वो भयानक मंजर आज भी सभी के दिलों को दहलाकर रख देता है। नक्सलियों के इस कायराना करतूत में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मारे गए और अब सवाल यह है कि इतने समय बीतने के बाद कितना कुछ बदलाव यहां पर हुआ है। दरभा झीरम घाट संकरी सड़क व तेज मोड़ों वाला ये मार्ग जो कि एक और पहाड़ों तो दूसरी ओर खाई से घिरा हुआ है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का ये भाग सघन वनों के बीच स्थित है। चारों ओर घनी हरियाली व प्रकृति सुंदरता लिए हुए ये मार्ग देखने वालों के मुंह से सहसा ही अति सुंदर या अद्भुत जैसे शब्द निकलने में सक्षम है। लेकिन 25 मई की घटना के बाद से ही अद्भुत सुंदरता के लिए इस मार्ग को मौत के रास्ते के रूप में जाना जाने लगा है। आखिर क्या है दरबा झीरम घाट का सच और नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस मार्ग को क्यों ही चुना। 25 मई 2013 को सुकमा में परिवर्तन यात्रा की सभा कर लौट रहे कांग्रेसियों के काफिले पर झीरम घाट में करीब 4:03 पर नक्सलियों ने हमला किया। घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सबसे पहले तो बारूदी सुरंग विस्फोट किया, जिसके बाद से करीब 200 से 300 की संख्या में मौजूद नक्सलियों ने काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 15 मिनट तक नक्सलियों ने काफिले पर पहाड़ियों के दोनों तरफ से गोलियां बरसा रखी थी, जिससे मौके पर कुछ लोगों की मौत हो गई। नक्सलियों ने घटना के वक्त सबसे पहले काफिले के जिस गाड़ी को बारूदी सुरंग विस्फोट कर उड़ाया था, उस गाड़ी के अवशेष आज भी घटनास्थल पर मौजूद है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के अवशेष घटनास्थल से तकरीबन 200 मीटर दूर तक जा गिरे थे। नक्सलियों ने काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद भी सभी कांग्रेसियों को सरेंडर करने को कहा और इसी बीच कांग्रेस के बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों के सामने अपने दोनों हाथों को उठाकर सरेंडर कर दिया और अपने साथियों का बचाव करते हुए उन्हें छोड़ देने की नक्सलियों से अपील की। लेकिन नक्सलियों ने उनकी एक ना सुनी और मुख्य मार्ग से करीब 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर नक्सलियों ने उनके शरीर पर 75 बार धारदार हथियार के वार कर उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। नक्सलियों का खूनी खेल यही नहीं रुका। महेंद्र कर्मा की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बड़े बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नंद कुमार पटेल ने उनके बड़े बेटे दिनेश को रिहा करने की नक्सलियों से गुहार लगाई, लेकिन नक्सलियों ने अपनी बर्बरता का परिचय देते हुए उनके बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना के करीब 12 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मुख्य मार्ग से करीब 200 मीटर की दूरी पर दोनों के ही शवों को बरामद किया। संकरी सड़क व तेज मोड़ों वाला ये मार्ग जो कि एक और पहाड़ों तो दूसरी ओर खाई से गिरा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भाग सघन वनों के बीच स्थित है। चारों ओर घनी हरियाली प्रकृति सुंदरता लिए ये मार्ग देखने वालों के मुंह से सहसा ही अति सुंदर या अद्भुत जैसे शब्द निकलवाने में सक्षम है। लेकिन काफिले में मौजूद नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल के जरिए सहायता मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस वक्त घोर निराशा हाथ लगी जब नेटवर्क न होने की वजह से ही किसी भी प्रकार की सहायता मोबाइल फोन के जरिए मांगने से असमर्थ रहे। इसका मतलब ये कि इस पूरे इलाके में किसी भी प्रकार का मोबाइल नेटवर्क नहीं था। इस घटना में गोली लगने से घायल हुए कांग्रेसी नेता राजीव नारंग बताते हैं कि 25 मई को झीरम घाट मंजर काफी भयानक और खौफनाक था। उनकी आंखों के सामने ही नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। देखते ही देखते पूरे झीरम घाट में लाशें बिखरी पड़ी थी। राजीव का ये भी कहना है कि घटना में 2 घंटे बीत जाने के बावजूद उनकी मदद के लिए पुलिस ने कोई राहत पार्टी नहीं भेजी। जब हम लोग वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे तो वहां पर एक सबसे पहले एक बहुत जोर सा विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक गाड़ी को हमने हवा में उड़ते हुए देखा। उसके बाद फायरिंग चालू हो गई। उस फायरिंग में मैं गाड़ी खुद चला रहा था और मेरे पीछे गोपी माधवानी जी बैठे थे, साइड में ईश्वर खंबारी जी बैठे थे। लेकिन जिस साइड से राइट साइड से गोली चल रही थी, उस साइड से राइट साइड से ही गोली चलने के कारण एक गोली मेरे हाथ से पार करते हुए सीने में लगी।
एक मेरे पीछे जो गोपी माधवानी बैठे थे उनको एक पेट में गोली लगी, जिससे उनका देहांत भी हो गया, हमारे बीच नहीं रहे। इस घटना में कुल 31 लोगों की शहादत हुई, जिसमें कांग्रेसी नेता के साथ कार्यकर्ता और आम नागरिक भी मारे गए। दरबा में रहने वाले राजकुमार भी नक्सलियों के ब्लास्ट का शिकार हुए। आज भी राजकुमार के पिता भयानक मंजर को याद कर रोते हैं। 25 मई वैसे ही कोई पहला दिन नहीं था जब नक्सलियों के लाल आतंकी गूंज दरबा झीरम घाट में गूंजी हो, बल्कि दरबा झीरम घाट तो हमेशा से ही वारदातों को अंजाम देने के लिए नक्सलियों की पहली पसंद रहा। नक्सली अक्सर इस इलाके में अपने बंद के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को अवरुद्ध कर अपना विरोध प्रकट करते हैं। साथ ही नक्सली अक्सर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों में आगजनी व तोड़फोड़ कर अपना खौफ फैलाते हैं। वहीं से पूरी घटना के बाद से इस मार्ग पर से गुजरने वाले लोगों में खौफ व्याप्त है। झीरम में कांग्रेसियों पर हुए हमले के बाद शासन से सुरक्षा की दृष्टि से इस इलाके में 2 सीआरपीएफ कैंपों की स्थापना तो की, लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों के चेहरे पर वो डर साफ नजर आता है। जिस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना था, उस जगह को घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानते हुए पुलिस कैंपों की स्थापना कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाने के दावे कर रही है। लेकिन नक्सली इस इलाके में लगातार छूट-फूट घटनाओं को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जिसकी वजह से आज भी क्षेत्र में डर का माहौल बना है। ब्यूरो रिपोर्ट 7 न्यूज़। 4 साल बीत चुके हैं, घटना का यह भयानक मंजर आज भी सभी के दिलों को दहला कर रख देता है। और इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए पैनल में तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष शिवोरा, राजनीतिक विशेषज्ञ, मनीष दयाल, कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा 7 न्यूज़ पे। दयाल साहब, आपसे सवाल यहां पर जानना चाहूंगा, 4 साल हो गए इस घटना को बीते हुए, आज हालात सामान्य मानते हैं आप? देखिए, 14 साल लगभग पूरे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज हो गई। 14 साल में आप देखेंगे तो जो नक्सली घटना है वो दिन पर दिन बड़ी है, उसका ग्राफ बढ़ा है। पहले नक्सली सिर्फ आज जो बस्तर के जो सुदूर इलाके हैं, गीडा में, सुकमा है, नारायणपुर कुछ एरिया है, वही नक्सली थे। लेकिन अभी आप देखेंगे नक्सली को पूरे चारों तरफ छत्तीसगढ़ में फैल गया है। यदि मैं ये अब ऐसी बात नहीं हुई कि रायपुर में नक्सली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नक्सल नीति है वो पूरी तरह से असफल रही है। 4 साल हो गए हैं झीरम घाटी के कांड को हुए हुए, लेकिन उनके दोषियों को पकड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन दोषियों के नाम तो उजागर नहीं कर पाए। उस साजिश में कौन कौन थे, कितने लोग शामिल थे, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को बताता है। तो क्या सरकार यहां पर कमजोर पड़ रही है? राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, अजीब सा सन्नाटा यहां पर व्याप्त है, क्या वजह मानते हैं? सरकार कमजोर पड़ रही है? देखिए, सरकार कमजोर नहीं है, ना तो सरकार की नीति और नियत में कोई शक किया जा सकता है। देखिए, सरकार भी यदि कमजोर होती तो आज जो इसके पहले नक्सलवाद जो है सरगुजा में खत्म हुआ है, इसके बाद में नक्सलवाद जो है अन्य क्षेत्रों में भी खत्म हुआ है, तो यदि सरकार की कमजोर होती तो ये इन क्षेत्रों में खत्म नहीं होता। और आज जो स्थिति नक्सलवाद की है वो करीब करीब काटने की ओर है, और इसी का परिणाम है कि इसके ऊपर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो घटना चली जिसमें सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं, वो उनकी उसी चीज का नतीजा है कि सरकार की नीयत जो है वो अच्छी है। और इस सरकार की नीयत अच्छी नहीं होती तो इसके जो घटना के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो रायपुर आए। उन्होंने रायपुर आकर के अधिकारियों की बैठक के लिए, अधिकारियों की बैठक करने के बाद उन्होंने यह तय किया कि इस पर दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। उन्होंने बैठ करके उस पर समाधान के नाम से पूरा एक सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है। तो सरकार की नीयत पर यहाँ पर सरकार की कमजोरी नहीं कही जा सकती। ठीक है, दयाल साहब, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, प्रयास तो यहाँ पर किए जा रहे हैं, तमाम मीटिंग भी होती है, राजनाथ जी भी मौजूद होते हैं और मुख्यमंत्री भी कहीं यहाँ पर शामिल होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं, कहाँ यहाँ पर बदलाव की जरूरत है? दयाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये तो पूरी बात है कि सरकार प्रयासरत है। 4 सालों में सरकार ने झीरम घाटी के कितने लोगों को पकड़ा? सबसे पहली चीज ये, सरकार से बार बार कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि आप एनआईए की रिपोर्ट को सामने ही करें, उसे उन्होंने रिटर्न नहीं किया। मतलब ये स्थिति यह हो रही है कि कौन गुनाहगार है कौन नहीं है, सरकार को मालूम है कि ये भी नहीं पता। सरकार कहती है गोपनीय दस्तावेज तो कस्तूरी रख सकते,
तो सरकार का मुझे नहीं लगता कि नक्सल समस्या को समाधान करने के प्रति सरकार किसी तरह से गंभीर है। उसके पीछे शायद यही कारण हो सकता है कि जो केंद्र से जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र से काफी करोड़ों अरबों रुपए आते हैं नक्सल समस्या को लेकर। तो शायद कहीं न कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जो पैसों का बंटवारा सरकार अंदर ही अंदर कर रही हो, उसकी नक्सल समस्या का समाधान नहीं करना चाह रही हो। ठीक है, वोरा साहब आपसे जानना चाहूंगा, इत्तेफाक रखते हैं आप यहाँ पर दयाल सिंह की बात के, क्योंकि 4 साल हो गए इस घटना को और बुर्कापाल में फिर हमला यहाँ पर हुआ है, क्या सबक नहीं लिया गया पहले हमलों से? देखिए, सरकार जब काम करती है तो सरकार जब काम करती है उस पर सरकार की जो नीयत है, सरकार की नीयत पर शक नहीं किया जाता। सरकार की नीति में बदलाव की आवश्यकता है, वो बदलाव के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। मैंने अभी इसके पहले कहा कि सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है और सीआरपीएफ की जो यहाँ पर बटालियन है उनकी संख्या में वृद्धि की गई है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार की नीयत ठीक हुई है। ठीक है, नीति में यहाँ पर बेहद बदलाव की जरूरत है। दयाल साहब, ये भी यहाँ पर जानना चाहूंगा कि इस घटना में गोली लगने से घायल हुए कांग्रेसी नेता राजीव नारंग जी का ये कहना था कि 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी उनके मदद के लिए पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं की गई थी, तो इसे लापरवाही कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। तो मुझे वहां पे जो कृष्णजीत थे और जो मेरे साथी थे उनसे मुझे पता चली कि सबसे पहली चीज तो ये एक विषय है कि किसके द्वारा रास्ता बदला गया है। रास्ता कोई और था लेकिन रास्ता बदल दिया गया जहां पे नक्सली पहले से तैयार थे। दूसरी चीज, 1 से 1.5 महीने पहले रिजवा पार्टी के अन्य कांग्रेसी नेताओं को नक्सलियों द्वारा धमकी दी गई थी, जिसकी उन्होंने जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट को जो इंटेलिजेंस उनको दी। उसके बाद भी जब जिस रास्ते से जा रहे थे वहां कोई फॉलो गार्ड नहीं था, कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब जो सामने जो गाड़ी ब्लास्ट उसके आगे गाड़ी और थी जिसमें कांग्रेस के हरदीप सिंह गेंदू और कांग्रेसी थे, तो वो मुश्किल 10 या 12 मिनट के अंदर वो झिरप के आगे थाने में पहुंच चुके थे। थाने में उन्होंने बता दिया था कि वहां पर नक्सलियों ने अबूज लगाया है और जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उन पर फायरिंग हो रही है। उसके बाद भी किसी भी तरह से कोई पुलिस का वहां से कोई मूवमेंट या बचाव के लिए नहीं आ रहा, ये भी एक संदेह को जन्म देता है कि भाई ऐसी क्या बात है। जब बल्कि उस समय पूर्व केंद्र सरकार द्वारा बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भी दिए गए थे राज्य सरकार को कि नक्सलियों की जब जरूरत पड़ेगा तो भी किया जाए। एक और बात जो पेपरों में मैंने पढ़ी थी कि नक्सली का जमावड़ा हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ये एक आंध्र प्रदेश के इंटेलिजेंस के द्वारा छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस को दी गई थी। उसके बाद इस मामले को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो इन सब चीजों के पीछे एक साजिश कहीं न कहीं नजर आती है। इसकी बार बार कांग्रेस पार्टी ने मांग की क्या है कि इसकी जांच किया जाए कि ये आम नक्सली तांडव नहीं, ये साजिश रचा हुआ नक्सली तांडव है। ठीक है, बुरा साहब, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आखिर इसी मार्ग को क्यों चुना? ऐसा क्या है इस मार्ग में? देखिए, अब ये नक्सलियों ने इस मार्ग को क्यों चुना, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ आपको, ये उन्होंने इस मार्ग को क्यों चुना। ठीक है, दयाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इसी मार्ग को क्यों चुना गया? पर्यटन है, स्थल की यहाँ पर बात की जा सकती है, इसको बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन नक्सलवाद ने अपना यहाँ पर डेरा डाल लिया है, तो इसी मार्ग को क्यों चुना गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रास्ता है उसमें घाटी, एक का घाटी है और एक का पहाड़ियां है। तो जो हिसाब से मुझे समाचार पत्र जानकारी पढ़ते रहता हूँ, मुझे जानकारी मिलती है कि इसमें नक्सलियों को हमूल बनाने में काफी आसानी आती है, क्योंकि एक तरफ खाई रहती है और ऊपर पहाड़ी रहती है। तो धुआं को हमूल लगाते हैं, घेर के मारते हैं, तो मछली की संभावना काफी कम रहती है। ठीक है, दयाल साहब, सिंगल रोड की तो सिंगल रोड की ठीक है, ग्रामीणों की भी यहाँ पर अहम भूमिका रहती है। जिस तरीके से दयाल साहब उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाओं की बात की जाती है, योजनाओं का अगर लाभ वो लोग लेंगे तो नक्सलियों की तरफ से गोलियां चलेंगी, बात भी यहाँ पर कही जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नक्सलवादी हावी हो रहा है, पुलिस पर हावी हो रहा है, सरकार पर हावी हो रहा है, शासन पर हावी हो रहा है, लोगों पर भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की बेहद जरूरत। सबसे पहली चीज ये, आपको क्षेत्र में विकास करना पड़ेगा। वहां पे जब तक आप शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, जब तक वहां रोजगार नहीं देंगे, जब तक वहां विकास नहीं करेंगे, वहां के आदिवासी जो लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं है, वो
पैसे कमाने के उनके पैसे नहीं है, उनके पास समुचित जगह नहीं है, और जितनी भी तो योजना आती है आदमी बच्चों के नाम से उन तक पहुंच नहीं पाती है। यही काफी मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि जो वो नक्सलियों से प्रभावित करके उनकी विचारधारा को अपना लेते हैं और इस तरह की कृत करने के लिए तैयार रहते हैं। तमिलों का भी इसमें जो योगदान रहता है नक्सलियों के प्रति, शायद उसका यही कारण है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो नक्सलियों की तरफ ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। ठीक है, वोरा साहब आपसे यहाँ पर जाना चाहूंगा, जिस तरीके से लोगों का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार को इससे निपटने की कैसे जरूरत है? देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि ग्रामीणों का जो साथ है, ग्रामीणों का साथ नक्सलियों को नहीं मिल रहा है। नक्सलियों को जब उनका साथ नहीं मिल रहा है तो इससे पहले आपने देखा हो, इसके पूर्व जो घटना हुई थी, उस घटना में अखबार में जो समाचार छपे थे कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो भोजन कर रहे थे, उनकी थालियों में भोजन की जगह गोलियां बरसने लगी। इस तरीके के जो समाचार छपे थे, नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों के शवों के साथ में गलत हरकतें की। ये इस तरीके के समाचार है, उन समाचारों को देख करके जो है सीआरपीएफ की जो बातें छपी थी उसको लेकर के नक्सलियों ने अपना एक टेप जारी किया था, और वो टेप जारी करके उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि इस तरीके की घटनाएं वहां पर नहीं हुई है। यदि उनको हाथ प्राप्त होता, उनको वहां आम जनता का साथ था, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करने की वहां आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वोरा साहब आपसे एक सवाल भी जानना चाहूंगा कि भूपेश जी ने पूछा है कि झीरम कांड की सीबीआई जांच अब तक आखिर क्यों नहीं हुई है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसकी एनआईए जांच चल रही है और एनआईए जांच के जो रिजल्ट आए हैं वो सरकार के साथ है, सरकार शीघ्र ही उस पर निर्णय करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, दयाल साहब आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, काफी 4 सालों से ये जांच की बात चले आ रही है, काफी अधिकारी भी चीज हुए इनके जो जांच करते। एनआईए की जांच खत्म हुए लगभग साल भर हो रहा है, उसकी अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। हमें संदेह ये भी है कि उस पर सरकार जितनी नजर तो नहीं आ रही है, इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी ने मांग की है कि सीबीआई की जांच हो, ताकि दूध न दूध और पानी में पानी साफ आ जाए, नजर आता है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर वोरा साहब आपसे इस तरीके से जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पर्यटन स्थल एक बेहतर यहाँ पर हो सकता था, लेकिन आज यहाँ पर निवेशक भी निवेश करने से कतराने लगे हैं, तो ऐसा नहीं लगता सरकार अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आने वाले समय में तस्वीर कुछ और यहाँ पर होगी? देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार इसको लेकर के ठोस कदम उठा रही है और पर्यटन के रूप में उसको विकसित करना है, तो उसके पहले हमें उस जगह पर बेसिक जो है आवश्यकताएं वो पैदा करनी पड़ेगी। वो बेसिक आवश्यकताएं पैदा करने के लिए वहां पर सरकार प्रयास कर रही है, वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। तो जो तमाम व्यवस्थाएं पर्यटन स्थल डेवलप करने के लिए की जाती है वो वहां पर की जा रही है। सवाल है उन चीजों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में समय लगता है, और क्योंकि वो क्षेत्र नक्सली प्रभावित रहा है अभी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। देखिए, जो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं तो उसके बाद में हर घटना से सरकार जो है वो सबक लेती है, और सबक लेके अपने विकास कार्यों की दिशा को बदलती है, उसको किस दिशा में विकास करना है। वहां पर शिक्षा का स्तर जो है वो सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। तो ये सारी तमाम जो सुविधाएं वहां पर डेवलप की जा रही है, सड़कें डेवलप की जा रही है, इंटरनेट की सुविधाएं वहां पर भी है, इसके लिए जो है केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। तो ये सब चीजें जब हो रही है तो समय लगता है इन चीजों को, कोई भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तुरंत डेवलप नहीं होता, उसमें समय लगता है। ठीक है, दयाल साहब इत्तेफाक रखते हैं वोरा साहब की बात से? देखिए, 14 सालों में सभी संगठनों से युक्त सरकार यदि किसी 2-3 जिलों में यदि सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार विकास नहीं कर पाई, उस पर भी अभी तक करने के प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को सत्ता बढ़ने में कोई अधिकार नहीं है। जब केंद्र की तरफ से लाखों करोड़ रुपए वहां यदि आ रहे हैं, उसके बाद भी आप वहां विकास नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आप बोल रहे हैं कि हम वहां पे प्रयास कर रहे हैं, वहां स्कूलें खोल रहे हैं, अभी तो वहां पर कॉलेजेस खुले हैं अभी तक दायरे से। दूसरी चीज ये है कि अभी आपने देखा होगा जो हमारे सुरक्षा जहां कुछ समय को आपने देखा होगा झीरम के पास वहां पे जो नक्सलियों ने जो अबूस आए के हमारे जवानों को मारा था, उसमें वो एक रोड पकड़ा था, उसकी सुरक्षा कर रहे थे। उसका भी कुछ दिनों बाद पेपरों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि उस रोड में भी करोड़ों रुपए घोटाला हुआ है। एक्चुअली जो सरकार है ये सिर्फ कमीशन खोली है, व्यस्त है, इनको न नक्सली समस्या से मतलब है, न शिक्षा के स्तर से मतलब है, जनता क्या कर रही, जनता को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सरकार और ये मंत्री सिर्फ अपनी जेबें भरने में
गिरह भर में बिजी है। ठीक है, वोरा साहब आपने यहाँ पर जानना चाहूंगा, जिस तरीके से 14 सालों में लगातार जिस तरीके से नक्सली हमले हुए, आरोपों का तो सामना यहाँ पर सरकार को करना पड़ा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर राजनीति भी हावी होती हुई नजर आई है आरोपों के साथ साथ? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि नक्सली घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और मैं इस मामले में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी तारीफ करूंगा कि जब झीरम घाटी का हमला हुआ था उस समय उन्होंने जिस गंभीरता का परिचय दिया था, और जो वो तुरंत जो है वो रातों रात छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ आके रायपुर में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस घटना को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। नक्सलवाद कोई एक राजनीतिक पार्टी की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या है, और इस समस्या से निपटने के लिए सभी दलों को एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा, और नक्सलियों को खात्मे के लिए सभी दलों को एक साथ आना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार ने, मुझे लगता है कि इसके पहले भी प्रयास किया था, जिसमें विधानसभा की क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, और मुझे मेरा कहने का आपको ये है कि ये जो है इस पर राजनीतिक चश्मे से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दयाल साहब आपसे जानना चाहूंगा, सभी दलों को एक साथ यहाँ पर जुटकर खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा नक्सल समस्या के समाधान के लिए हमेशा साथ में खड़े रहने तैयार रही है। कभी भी ऐसी कोई बात होती है जहाँ नक्सलियों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई एक रणनीति बनाई जाती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा तो समर्थन करती है, किंतु नक्सल नीति न होना, बिना उसमें कोई विचार नहीं होना, किसी भी तरह का निर्णय लेना, ये सरकार का काम, ये सब सरकार करते आई है। कभी भी उसने आगे बढ़ के ऐसा पहल नहीं की है कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता है, जो पहले ये सब गृह मंत्रालय समाज पे और बड़े बड़े मंत्रालय समाज पे उनसे कुछ राय मशवरा ले कि भाई इन्हें मुझे कैसे करना चाहिए। कभी वो कल्लूरी जैसे व्यक्ति को भेज देती है, वो उसमें बस्तर की समस्या को मीडिया में हाईलाइट करके बताना चाहती है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस रोक रही है। राजनीति कांग्रेस इसमें नहीं कर रही, राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते आई है और अभी भी वो कर रही है इसको राजनीति। ठीक है, वोरा जी आपसे यहाँ पर फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा, नक्सलियों की कायराना करतूत पर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, नक्सलियों की करतूत को जो है किसी भी रूप में अच्छा नहीं किया कि कायराना हरकत है, और इस हरकत का जितना हम विरोध करें, जितना हम उसका खिलाफत करें, उतना ज्यादा अच्छा है। और ये नक्सली जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं, मुझे लगता है कि नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ से खात्मे की तरफ जा रहा है, उसका जो परिणाम है कि वो इस तरीके की घटना करते हैं, और ये घटना करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा वजूद आज भी कायम है। तो मुझे लगता है कि ये जो खात्मे की तरफ नक्सलवाद जा रहा है, उसी का ये परिणाम है। चलिए दयाल साहब आपसे फाइनल कमेंट। देखिए, नक्सल समस्या आसानी से समाप्त तो नहीं होने वाली। वैसे भी अब नक्सलियों का जो चला आता है घरेलू में ज्यादा दिक्कत है, बरसात आदि तो शायद पट्टे की कम हो जाए, इसका नहीं नक्सली समस्या खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि आज जो झीरम घाटी है, झीरम घाटी आज जो चौथी शहादत दिवस है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने मांग की, मैं भी मीडिया के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री में किसी भी तरह की संरचना बची है, वो झीरम घाटी के शहीदों को संभालने आते हैं, तो सीबीआई की जांच करवाए झीरम घाटी के असली हत्या है, ताकि पकड़ ना सके। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इससे चर्चा के लिए। तो मनीष वोरा हमारे साथ जुड़े थे, मनीष दयाल हमारे साथ जुड़े थे और तमाम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। फिलहाल आज भी सभी के दिलों को दहलाकर रख देती है वो घटना। अगर याद की जाए तो नक्सलियों के इस कायराना करतूत में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मारे गए थे, और सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आखिर इतना कुछ क्यों नहीं बदला, क्यों लगातार ये नक्सली हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। बहरहाल इससे खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए सावधान न्यूज। नमस्कार।